हाँ रे। अनुसूचियां लिख ली। जो घर से लिखने के बोले थे 11वीं 12वीं वो लिख लाए। पक्की। हेडिंग लगाओ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लगा दी। अब देखो अपन ने तीन लिस्टें पढ़ी थी। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अब उनमें मुख्य मुख्य कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं जिनके ऊपर कौन सी सरकार कौन से कानून बनाती है। तो संघ सूची। संघ सूची में देखो रेलवे कहाँ आएगा, सेंटर की है। ठीक है। सेना सेंटर की है। ठीक। विदेशी न्यायपालिका। विदेशी न्यायपालिका अर्थात यूएनओ की जो न्यायपालिका नहीं है, यदि वहां कोई केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई किसके थ्रू की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो किसी स्टेट का केस हो। ठीक है। इसके बाद में सीबीआई, रिजर्व बैंक, नौसेना, वायुसेना, संयुक्त राष्ट्र संगठन और केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं रे, संघ सूची के जो मेन सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं आपकी संघ सूची में। इसके बाद में आ जाओ आप संवर्ती सूची। वन, कल बात की थी कि 42 जो संविधान संसद ने उठा के वहां से लाए थे यहाँ पे। ठीक है। पशुओं के प्रति क्रूरता के रोकथाम के जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो जनसंख्या नियंत्रण, इसके ऊपर परिवार जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। देखो इसके ऊपर स्टेट भी कानून बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो सर्वमान्य होगा, यदि स्टेट ने बना रखा है तो वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। दिवालियापन, कई लोगों के कर्जा हो जाता है तो दिवालियापन नहीं होते, उसके ऊपर दोनों कानून बनाते हैं। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। दो राज्यों के मध्य व्यापार करना है तो उसके मध्य रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे, आपस में स्टेट भी डिसाइड कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों के मध्य विवाद हो गया तो कौन डिसाइड करेगा रे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। बैंकिंग प्रणाली, बिजली, श्रम कल्याण, मजदूरी, जो मजदूर कल्याण वाला विभाग नहीं है वो वाला, विवाह, विवाह के ऊपर स्टेट भी कानून बनाते हैं रीति रिवाजों के हिसाब से। ठीक है। तलाक, विरासत, विरासत यानी जो आपको दादा परदादाओं से मिलती आ रही है, ठीक है, जमीनें उनके ऊपर, और लास्ट में शिक्षा। ठीक है। तो ये वो विषय हैं जिनके ऊपर दोनों कानून बनाते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। यदि स्टेट ने बना रखा है और बाद में सेंटर ने बना दिया तो ओवरलैप कौन हो जाएगा, स्टेट वाला ओवरलैप हो जाएगा, और मान्य कौन सा हो जाएगा आपका, सेंटर का। तो लिखो ये विषय, आपके एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। और 98 और 100 वाला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कल, या नहीं हुआ। वो बार कोड स्कैन नहीं हो रहा, किसी दुकान वाले के पास जाके स्कैन करवाना पड़ेगा कोई नई बुक से। इंग्लिश वाले तो पढ़िए, हिंदी की दिक्कत है। केंद्रीय जांच एजेंसियां चाहे कितने भी हो रहे, सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो कोई सी हो। नदियां कहाँ आएंगी रे, नदियां।
कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगी नदियां। रिवर हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर स्टेट भी कानून बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। लेकिन यदि कोई समुद्र है, महासागर है, महाद्वीप है, इनके ऊपर यदि कानून बन रहे हैं तो वो कौन बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट इसलिए नहीं निपटा सकता, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है वो एमपी के हाई कोर्ट, दोनों में यदि राजस्थान के हाई कोर्ट को केस दे देंगे तो राजस्थान का हाई कोर्ट राजस्थान का प्रीफर करेगा पहले, वो एमपी की बात नहीं सोचेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट निपटाता है इनको। लिख दिया? लिख दिया रे? अब देखो रे, राज्य सूची खेल होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल खेल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी खेल होंगे, ठीक है, उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची। ठीक है, राज्य बनाएंगे कृषि, पशुधन एंड पशुपालन, भूमि व भवन पर लगने वाले कर, ठीक है, हर जगह अलग अलग टाइप से लगते हैं भूमि पे कर। ठीक है, पुलिस और लोक सेवा व्यवस्था, आने वाले टाइम में है ना शायद इसको यहाँ से उठाएंगे रे ये लोग, आने वाले टाइम में ये उठेगा यहाँ से और ये जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, या जाएगा यूनियन लिस्ट में। ठीक है, सट्टेबाजी और जुए जो लोग खेलते हैं उनके ऊपर हर जगह देखो, अब मैं बताऊं, कई जगह लॉटरी खेलना इलीगल है, कई जगह लॉटरी खेलना लीगल है। आप पंजाब में, केरल में, गोवा में, यहाँ लॉटरी खेलना लीगल है, अपने यहाँ क्या है? इलीगल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हर स्टेट अपने हिसाब से कानून बनाते हैं कि उनका रेवेन्यू उनको कहाँ से जनरेट करना है। आय पर लगने वाले कर, ठीक है, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार कौन सी रे? ग्राम पंचायत और जो ग्राम न्यायालय, नगर पालिकाएं नहीं है, इनको कौन से विषय देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, वो ये डिसाइड करेंगे। इनके लगने वाले बाजार और मेले वो कहाँ कहाँ लगेंगे, किस रूप में लगेंगे, ये कौन डिसाइड करती है? राज्य सरकार। सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य है भाई। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एंड व्यवस्था, इसके ऊपर कौन? विकलांगों के लिए कानून कौन बनाएंगे? राज्य सूची। और बेरोजगारों को राहत जो भत्ते दिए जाते हैं, ये हर स्टेट अलग अलग देता है, कोई 4,000, कोई 2,000, कोई देता ही नहीं है, तो इनके ऊपर कानून कौन बनाएगी? आपकी राज्य सूची। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, देखो एक लाइन लिखी है नोट में, अंतरराष्ट्रीय मामले में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और इसकी अनुमति कौन देता है रे? राज्यसभा। कौन देगी? राज्यसभा। राज्यसभा चाहे तो किसी भी स्टेट लिस्ट के कानून के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का क्या दे सकती है? अधिकार दे सकती है। अन्यथा वो कानून नहीं बना सकते, लेकिन राज्यसभा कह दे, पारित कर दे 2/3 से विधेयक को, तब वो कानून बना सकते हैं। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से लेके आए थे रे? रूस से। ठीक है, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया है कि पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। दूसरा, फ्रांस ने 1789 में राजतंत्र से किस में कन्वर्ट हुए थे रे वो लोग? गणतंत्र की ओर स्थापित हुए थे। हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य एंड व्यवस्था।
जेल, जेल के दो तरीके से आती है, सेंटर जेल है तो वहां जाएगी, स्टेट जेल है तो डिस्ट्रिक्ट वाली जेल है तो यहाँ आएगी, समवर्ती सूची का हिस्सा रहेगी। दोनों कानून बनाते हैं। क्योंकि सेंटर जेल पे कानून कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जेल पे कानून कौन बनाती है, डिस्ट्रिक्ट वाली पे स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि वहां तो जैसे मान लो सेंटर जेल है तो वहां लगभग या तो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के पास उनके अंडर होती है वो, ठीक है। यहाँ वाली किसके होती है, स्टेट पुलिस के अंडर होती है। स्टेट पुलिस के ऊपर कानून किसके चलते हैं, स्टेट के, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, स्टेट के हिस्से, तो इसलिए दोनों के हिस्से में रहती है। हाँ रे, आपातकाल केवल कौन लगा सकती है, केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट के पास आपातकाल इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। चाहे कोई सा ही हो, राष्ट्रपति शासन हो, आप वित्तीय आपातकाल हो या देश का आपातकाल हो, लगाया कौन हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई। स्टेट गवर्नमेंट के बाद इसके प्रोविजन से नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन लाइन है कि आपातकाल केवल और केवल केंद्र सरकार लगा सकती है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन दोबारा आपके आ गया है कि जनजातीय क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे किए जाते हैं रे, राज्यपाल की सलाह पे किए जाते हैं। यदि यूटी नहीं है, यूटी है तो राज्यपाल का वहां कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन स्टेट है तो वहां किसका लेना देना होगा, राज्यपाल का लेना देना होगा। इसके बाद में जो राजस्थान है, जनजातीय क्षेत्र में राजस्थान के 8 जिले, राजस्थान के 8 जिले आते हैं, उनकी कितनी तहसीलें आती हैं रे, 21 तहसीलें आती हैं, तथा उनके कितने गांव आते हैं, 5697 गांव आज के दिन राजस्थान के शामिल हैं उस क्षेत्र में। और जमींदारी को खत्म करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी रे, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदारी प्रथा व भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी जोड़ी गई थी, 9वीं। और दूसरा देखो ये लाइन है ना, ये वैसे आपको नीचे वाली लाइन बहुत ऐसे नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है बहुत बेहतरीन। कैसे कि संविधान में असली शक्ति अनुच्छेद में होती है, अनुसूचियां अनुच्छेदों से शक्ति प्राप्त करती हैं। यदि आपको ये पूछ ले कि निम्न में से सर्वाधिक शक्तियां किसके पास है, ठीक है, ऑप्शन आ गया प्रस्तावना, अनुच्छेद एंड अनुसूचियां, और नन ऑफ दीज, तब क्या करके आओगे रे, अनुच्छेद। प्रस्तावना और अनुसूचियों में कोई शक्ति नहीं है, प्रस्तावना तो सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव पेश करती है एक तरीके से कि हम क्या करेंगे, और अनुसूचियां निकल के किससे आई हैं, अनुच्छेदों से, ठीक है। तो असली पावर किसके पास है, आर्टिकल्स के पास, ना कि शेड्यूल्स के पास, ये चीज ध्यान रखना। प्रस्तावना इनमें कहीं कोई पावर नहीं है, सारा पावर खेल किसके पास है रे, आर्टिकल में है। लिख दो और फिर हेडिंग लगा दो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है कोई ऐसा जिसको प्रस्तावना पूरी याद हो, अपने देश की संविधान की प्रस्तावना याद हो? आज पढ़ लो, आज के बाद में आपको प्रस्तावना है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। आप उस देश के हिस्सा हो, आपको प्रस्तावना पता होनी चाहिए आपके संविधान की, आपके संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। आजकल आजकल तो सरकार ने क्या है, 15 अगस्त के ऊपर इनको ऊपर मुहिम चालू की है कि प्रियम्बल बुलाई जाती है बच्चों से। हमारे वाले टाइम पे हम क्या सोचते थे कि राष्ट्रपति से आगे कुछ नहीं है, बस संविधान में राष्ट्रपति सब कुछ है, यहाँ तक ही है सारी कहानी। क्योंकि हमारे वो पढ़ाने वाले राष्ट्रपति तक पढ़ा के उसके बाद में बोलते थे बस हो गया पॉलिटिकल, लेकिन जब हमने इसको पढ़ी ना तब पता चला हो ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। आप उठा के देख लेना, लगभग 2013 से 14 से पहले के पॉलिटिकल के क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आया करते थे। डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया, डायरेक्ट संविधान संशोधन पूछ लिए, डायरेक्ट राष्ट्रपति की शक्तियां पूछ ली, ठीक है, राष्ट्रपति की विटो पावर पूछ ली डायरेक्ट की डायरेक्ट, ठीक है, राष्ट्रपति कैसे कोई न्यायिक प्रावधान को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, वो पूछ लिया। आजकल क्या पता कहां से उठा के लाता है क्वेश्चन, समझ में नहीं आता। यदि पूरी पॉलिटिकल नहीं पढ़ी हुई होती ना, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता।
अब जैसे मान लो आपके वो तो अभी अपने पेपर क्वेश्चन गया था, उसमें कथन कारण वाले दो कथन कथन आए थे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है। अब वो चार कथन है, वो चारों कथन अलग अलग भागों के हैं, चारों के चारों। अब वो चार भाग पूरे पढ़े हुए हैं तो ही वो क्वेश्चन कर सकता है, अगला नहीं वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। लिख दिया। हेडिंग लगा दो रे। हाँ रे, लगा दी। एक बार थोड़ी सी इधर देख लो तो। देखो, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है ना, यदि मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो ये अपने संविधान का क्या है रे, सार है। लास्ट में आपको ये कहते हैं ना कि भाई सार लिखो, डिस्क्राइब, नॉर्मल डिस्क्राइब करना है। अपन जैसे देखो रे, आपके हिंदी में दो नाम आते हैं, एक आते हैं पलवन, एक आता है संक्षेपण, आते हैं ना। पलवन क्या होता है, डिस्क्राइब करके लिखना, एक लाइन देगा अगला उसको डिस्क्राइब करो। और संक्षेपण क्या होता है, एक पेज भर दिया है, उससे आपको 5-7 लाइनें निकाल के करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, छोटा करना है। ठीक है, सार निकालना है उसका कि मैन उसमें जो कैलकुलेशन है वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपनी प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान का सार है। यदि आपको पूरे में इसे निचोड़ निकाल के लाना हो तो ये आपके ये कहेंगे कि हाँ हमारे संविधान में इन इन बातों का क्या किया गया है, अरे उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यदि पूरे कहीं आपको विश्व में, विश्व में यदि कहीं भी आपको प्रस्तावना यदि किसी संविधान में मिलती है तो वो कौन सा संविधान है रे, अमेरिका का। कहाँ का है, अमेरिका का। देखो रे, ये अमेरिका के जब से संविधान में प्रस्तावना आई है ना, इसके बाद में बनने वाले सारे संविधानों में आपको प्रस्तावना मिलेगी। ठीक है, यूएनओ के तो यूएनओ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें भी प्रस्तावना अमेरिका से ही कॉपी की गई है। उन्होंने भी कोई अलग से नहीं बनाई थी। भारतीयों ने तो क्या किया था, पहली लाइन कॉपी करके लाए थे। ठीक है, और बाकी कहां से कॉपी करके लाए थे रे, प्रस्तावना की पहली लाइन तो कॉपी करके लाए थे कहां से, अमेरिका से, कि हम भारत के लोग। ये लाइन कहां से उठा के लाए हैं, अमेरिका से लाए हैं। बाकी प्रारूप कहां से लाए थे, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लाए थे, ऑस्ट्रेलिया से। अब इधर देखो रे, प्रस्तावना है, संविधान में क्या हो गई, सार हो गई। एक व्यक्ति है, वैसे यदि आप इसको कहना चाहो तो इसे संविधान का अपन परिचय भी कह सकते हैं रे। क्या कह सकते हैं, संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एक व्यक्ति है एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, ये संविधान विशेषज्ञ रहे हैं अपने टाइम के, स्पेशलिस्ट थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के। यदि कोई काम किए जाते थे तो इनसे आज भी राय ली जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो सरकार चलाने के बाद में बाहर बैठे हैं, लेकिन जब सरकार को यदि कोई संविधान संशोधन करना हो ना तो उनको बुलाते हैं पहले। जैसे 370 हटाई गई थी ना, तो ये कहा जाता है कि 11 व्यक्ति उठा उठा के लाए गए थे, बोले बताओ तरीका क्या है जिससे कहीं भी सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज ना कर दे, वापिस नहीं लगे, इसलिए उन व्यक्तियों को उठा के लाया गया था पहले। ठीक है, अब देखो रे, एन के पाली वाले ने कहा है कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का परिचय वह कुंजी है, संविधान का परिचय यह क्या है रे, कुंजी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी थ्योरी की। अब आती है भारत के संविधान की प्रस्तावना।
कोई भी बताएगा कि भारतीय संविधान की पहली लाइन क्या कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, पहला शब्द ये पूरा एक साथ बोलना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और न्याय कितने देने हैं रे? 3 न्याय, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, और क्या नाम है आपकी प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, उन सब में व्यक्ति के प्रति गरिमा, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, और तथा बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व क्या करते हैं रे? आत्म समर्पित करते हैं। और यदि आप विक्रमी संवत वाली डेट बोलोगे तो शायद मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी 2006, ये इसकी डेट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा खेल यहाँ क्या है? सबसे बड़ा खेल इनमें एक ही है, बीच की लाइनें आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनका क्रम है ना शब्दों का, वो नहीं भूलना चाहिए। जैसे पहले भारत क्या बनेगा रे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सर्व राष्ट्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद में भारत को क्या बनाओगे रे? समाजवादी, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक, और उसके बाद गणराज्य। ये शब्द पांचों के पांचों इसी क्रम में चलने चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए। क्रम टूटा, प्रस्तावना खत्म, ठीक। इसके बाद न्याय कैसे दोगे रे? पहले सामाजिक, अरे पहले समाज में तो बिठाओ उसको, वो जब समाज में नहीं बैठ पाएगा तो न्याय कौन सा न्याय दिया आपने उसको? समाज के बाद में उसको क्या दे दो रे? पैसा, पैसा देते ही वो चुनाव ऑटोमेटिक लड़ लेगा। अब कौन सा न्याय देना है उसको? राजनीतिक, ठीक है। अब देखो विचार, सबसे पहले खोपड़ी में क्या आता है रे? विचार। उसको बाद में उसको अभिव्यक्ति करने की बात आती है खोपड़ी में। इसके बाद, अरे विश्वास पहले कहां से ला रहे हो? पहले धर्म लाओ, अब वो उसके भगवान में लीन हो जाएगा, उपासना। और जो ही उपासना आती है तो ऑटोमेटिक क्या आता है रे? विश्वास की ऊपर वाला मेरे साथ है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, ठीक। ये हो गई आपकी स्वतंत्रताएं, इनके ऊपर आपको कोई रोक नहीं सकता। विचार आपकी खोपड़ी में आ गए, आप विचार कर सकते हो। चीन में ये स्वतंत्रता नहीं है रे, आपकी खोपड़ी में जो आ गया खोपड़ी में रखो, यदि आपने बोल दिया तो आप गए, ये सीधी सी बात है वहां, ठीक। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, कोमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को क्या रखेंगे रे? बनाए रखेंगे। और लास्ट की लाइन, बंधुत्व को क्या देंगे रे? बढ़ावा देंगे। ये शब्द है अपनी संविधान सभा के सबसे प्रस्तावना के। यदि इनको आप लाइन वाइज याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। उस दिन क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्म समर्पित, ठीक है। और यदि अपने विक्रमी संवत वाले कैलेंडर में आप जाओगे, ठीक है, जिसको हिंदू वर्ष कैलेंडर अपन कहते हैं, उसके हिसाब से डेट है मार्क्सिस, ठीक है, शुक्ल पक्ष, उसकी कौन सी तिथि रे? सप्तमी तिथि है। और विक्रमी संवत कौन सा है? 2006, ठीक है। ये भी आपको ऐसा कैसा याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी मिति है वो मिति, विक्रमी संवत की जो डेट होती है उन्हें मिति कहते हैं, क्या कहते हैं? मिति, ठीक है। तो मिति है आपकी, मार्क्सिस का महीना है, उसका कौन सा पक्ष है रे? शुक्ल पक्ष। दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें चांद दिखता है, कृष्ण पक्ष जिसमें चांद नहीं दिखता। जिसका हिस्सा अमावस्या है उसका हिस्सा कौन सी है? आपकी पूर्णिमा है, ठीक है। तो आपका मार्क्सिस शुक्ल पक्ष, उसकी तिथि कौन सी? सप्तमी तिथि। और आपके क्या नाम है? विक्रमी संवत कौन सी हो जाएगी? 2006, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपके संविधान की प्रस्तावना एक्चुअल है कैसी। हाँ,
देखते हैं। ये एक्चुअल आपके संविधान की, हाँ विश्वास पहले आएगा। ये एक्चुअल अपने संविधान की जो प्रस्तावना है वो है, जो आपको, ये दोनों प्रस्तावनाएं आपको सरकार की गवर्नमेंट साइट के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है इनका। सही बताऊं तो ये एक्चुअल डायग्राम इनका नहीं है। एक्चुअल डायग्राम में इधर जो डिजाइन की हुई है और नीचे राम एक साइन मिलेंगे आपको, राम रायजादा के, जिसने डिजाइन की गई है पूरी की पूरी। ये डिजाइन ऐसी नहीं है, ये डिजाइन अलग है। ये डिजाइन ओरिजिनल संविधान की ये डिजाइन है ही नहीं। वो फोटो तो है इस पेन ड्राइव में, लेकिन वो यहाँ आएगी कैसे मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। अरे गूगल सर्च करना ही क्यों है जब अपने पास पेन ड्राइव में पड़ी है वो। लेकिन ये छोटी बहुत है ये। अब इसमें लिखा हुआ दिखेगा नहीं आपको, देखो ये एक्चुअल जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन है चारों ओर अपने संविधान की एक्चुअल प्रस्तावना की ये डिजाइन है। और ये अपने, ये ध्यान रखना, ये हाथों से बनाई गई है। ये हाथों से बनाई गई है, ये कोई मशीन की प्रिंटिंग नहीं है। पूरा संविधान बाई हैंड लिखा गया है। ठीक है, और देखो ये जो नीचे आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है ना, ये उस व्यक्ति के साइन है जिस व्यक्ति ने ये क्या बनाया है, इसको बनाया है पूरी को। ठीक है, दूसरा ये देखो हम भारत के लोग, तो हम में यहाँ बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है। भारत का संविधान ऊपर लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसमें प्रस्तावना कहाँ लिखी हुई है, तो एक्चुअल देखो प्रस्तावना यहाँ लिखी हुई है रे, यहाँ पे जो प्रस्तावना है ये यहाँ लिखी हुई है। प्रियम्बल जो है इसका शब्द का वर्डिंग यहाँ की गई है। ठीक है, इसके ऊपर चारों के ऊपर यदि आप यहाँ देखोगे तो चारों जगह आपको अलग अलग निशान मिलेंगे, जिसमें उस साइड वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है ये हाथी है, ये यहाँ दिख नहीं रहा है, ये हाथी है। ठीक है, साइड इस साइड वाला शेर है, नहीं बैल है, ये बैल है। और ये आपका घोड़ा है, ये क्या आपका शेर है। यहाँ डायग्राम किए गए हैं, यहाँ शेर है, यहाँ क्या आपका घोड़ा है, यहाँ बैल है, और यहाँ क्या आपके हाथी हैं। जो अशोक स्तंभ के जो राशियां हैं वो सेम की सेम यहाँ ला के रखी गई हैं। तो ये पूरा डायग्राम किया गया है। यहाँ उस व्यक्ति के साइन है जो नीचे आपको लिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये उस व्यक्ति के साइन है जो इसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको याद रखनी है। अब इसका आगे अपने इसको लिखना शुरू करो, इसको उठा दें यहाँ से। थोड़ी लिखने की स्पीड रखना रे। पहली लाइन वो ये कि सर्वप्रथम प्रस्तावना को कहां से शामिल, कौन से संविधान में शामिल किया गया था रे, अमेरिकी संविधान में। प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का परिचय या उसकी क्या होती है रे, भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का सार। और आपको एक बात समझ में आ रही हो तो प्रस्तावना में जितनी बातें की गई हैं वो किसके, कहां से लाई गई हैं मेनली। उद्देश्य प्रस्ताव जो किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। वहां देखो अभी आपको कितनी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, 5। ठीक है, वहां स्वतंत्रताएं आपको थी 7, 2 खा गए थे। आपको संघ बनाने की इनकी सबकी स्वतंत्रता थी, कार्य करने की स्वतंत्रता थी, वो आगे यहाँ नहीं मिली है अपने को।
लिख दिया। देखो रे, नंबरिंग मत लगाना, इसमें नंबरिंग मत लगाना, अभी बोल रहा हूँ। यदि वैसे लगा भी सकते हो, याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आपको इनको अलग अलग स्टेप में याद रखो कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। जल्दी लिख दो। ऐसे ही लिखना है इनको। हाँ, दोनों फर्क है। बताऊंगा मैं, बताऊंगा जरूर जब ये पढ़ाऊंगा ना। ये अलग अलग जितने शब्द आ रहे हैं ना, ये वाला इनको सबको अलग अलग पढ़ेंगे अपन की ये कहते क्या है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में इतना ही फर्क है देखो। मेनली जो फर्क है, मेन फर्क है, धर्म धर्म को लेके चलता है सिर्फ अकेला, वो इसके अलावा किसी की बात नहीं करता। लेकिन पंथ निरपेक्ष धर्म के साथ कर्म की बात करता है। धर्म और कार्य दोनों को एक साथ लेके चलेगा पंथ निरपेक्ष। इसलिए अपने भारत में धर्म और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। अपने कई जो सियाने लोग हैं वो कहते नहीं है, बोलो धर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपना कर्म तो सुधारो आप। ये पंथ निरपेक्ष इसलिए अपनाया गया है कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष ना हो जाए, कैसा रहे, पंथ निरपेक्ष रहे। इसलिए यहाँ अपने इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। बाकी हर जगह आपको धर्म निरपेक्ष शब्द मिलेगा। इनको सबको पढ़ेंगे। समाजवाद समाजवाद आएगा तो साम्यवाद भी साथ में ही आएगा ना, और माओवाद आएगा, तीनों को पढ़ेंगे। नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। शब्द का उल्लेख ही नहीं है भाई, पूरे संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं लिखा हुआ, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लिख दिया। एक एक लाइन में लिखना रे। भारतीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। हाँ, तो नहीं बनेगा। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इस देखो मैं बताऊं, पंथ और धर्म वैसे यदि आप इनको अलग करना चाहोगे तो इतने अलग भी नहीं होते। मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म सिर्फ धर्म को मान के चलता है, और पंथ धर्म और कर्म दोनों को मान के चलता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो परेशान करेंगे आपको। देखो मैं बताऊं, अब मैं बताऊं, एक बात ऐसे डिफाइन करो आप। धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो ये कहेगा कि सर्वोपरि क्या रहना चाहिए रे, धर्म रहना चाहिए, कर्म चाहे कैसे भी हो व्यक्ति के, ठीक। लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द ये कहता है कि कर्म सुधारो पहले, धर्म तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। मैंने आपको एक बात नहीं की थी, एक एक मैंने आपको अपने संविधान की एक विशेषता पढ़ाई थी कि अपनी जो न्याय प्रणाली है वो भी अपनी जगह सर्वोच्च है, और संसद भी अपनी जगह क्या है, सर्वोच्च है। दोनों में क्या किया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है। एक दूसरे को एक दूसरे रोकती है ना, वैसे ही पंथ निरपेक्ष में धर्म व कर्म एक दूसरे का समन्वय स्थापित करके साथ चलते हैं। धर्म का मेन शब्द क्या है, मेन अर्थ क्या है, कर्म है।
आप रामायण महाभारत देखोगे तो हमेशा यदि आप थोड़े बहुत प्रवचन सुनते हो तो उसमें पहली लाइन ये आती है, कर्म करो। देखो मैं बताऊं, धर्म शब्द है ना, धर्म एक्चुअल निकल के आया था कर्म से, लेकिन इन लोगों ने इसको अलग शब्द में डिफाइन कर दिया है राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में। बाकी बस धर्म इतना ही है कि अपनी आस्था रखो, कर्म अपने कर्म करते रहो। हम्म। क्या? प्रस्तावना के शब्द पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना में कौन 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 से प्रकार के न्याय दिए गए हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, भारत में निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। और आरपीएससी तो बताऊं कहां कहां तक के क्वेश्चन करती है। आरपीएससी तो यहां तक के क्वेश्चन पूछ लेती है कि प्रस्तावना में भारतीय या भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो जिसको प्रस्तावना नहीं याद है वो तो कहां से पता कर ले। आप यदि प्रस्तावना याद नहीं कर सकते तो फिर भारत में रहने का आपको वजूद ही नहीं है, आप भारत में नहीं रहने लायक हो फिर। क्योंकि आप यहां पढ़ रहे हो, सारे काम कर रहे हो ना, ये इस संविधान की देन है। अन्यथा लोग है ना एक दूसरे को काटने के लिए पहले उतारू रहते हैं, ये संविधान बचा के बैठा आपको। नहीं, जो ऊपर वाले बैठे हैं ना उनको 2 मिनट लगती है पूरे राजतंत्र में वापस जाने में। ये देश गणतंत्र और लोकतांत्रिक बना हुआ है, ये उसके कारण है सिर्फ संविधान। और संविधान का संरक्षक जो बैठा है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों की देन है कि भारत आज तक डेमोक्रेटिक बना हुआ है। नहीं, बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जो चाहते तो कभी राजतंत्र स्थापित कर देते। रियल बता रहा हूं आपको। आप लोगों के राजनेताओं के स्टेटमेंट सुना करो एक बार, आप उस दौर में जी रहे हो जहां आपने अब तक कुछ देखा ही नहीं है। बहुत शांति प्रिय दौर है आप राजस्थान का। अपन बाहर बात करते हैं हैं बंगाली संविधान संशोधन से। हाँ, भारत में शब्द ही नहीं था कोई, नहीं दे रखी थी। सभी धर्म समान थे, सभी धर्म समान होना। हाँ, था ही नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, ये शब्द क्यों जोड़ा गया आपको पता है? नहीं, अलग अलग आर्टिकलों में धर्म, अलग अलग आर्टिकलों में धर्म को बराबर मान्यता दिए गए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था 14, 15, 16 पहले भी थे, 25, 26, 27, 28 पहले भी थे। ठीक है, अब मैं बताऊं होता क्या है। प्रस्तावना एक ऐसा हिस्सा है जो मूल ढांचा मानी जाती है सर। ठीक है, बस सीधी सी बात थी, छिंतर में इस शब्द को जोड़ने का एकमात्र कारण यह था कि आने वाले टाइम में ऐसी सरकारें जरूर आएंगी जो भारत को एक धर्म की ओर ले जाने की कोशिश करेंगी। उससे बचाने के लिए यह शब्द जोड़ा गया है। एक्चुअल यदि बात है तो, एक्चुअल बात तो यह है इसकी, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, एक ध्यान रखना, ये मिट्टी को सही लिखना, ये यहां से ई काट देना। एक्चुअल बात तो ये है। मैं बताऊं, आप उस टाइम पे छिंतर का दौर देखा आपने? छिंतर वाले टाइम में लगभग ऐसा माहौल पैदा हो गया था बिहार में और कुछ बेल्टों में जहां हिंदू के बोलबाले होने लग गए थे, और ये सरकार को भनक पहले लग गई थी। ठीक है, इसलिए सरकार ने उठा के पद निरपेक्षता शब्द जोड़ दिया। इसकी आड़ में अखंडता और ये और जोड़ दिए गए। एक शब्द ना जोड़ा जाए, एक शब्द ना जोड़ा जाए, इसके लिए ये 2 शब्द और जोड़ दिए गए। लिख दिया रे, यहां तक लिख दिया एक बार। हाँ, ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 ये तो डेट है ईस्वी कैलेंडर की। ठीक है, और ये आपकी विक्रमी संवत की है। ध्यान रखना, विक्रमी संवत को मिति लिखते हैं पहले, तो मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी। ठीक है, ये संपत्ति कहां से आ गया?
संवती है ये, संवती 2006 विक्रमी संवत। एम की जगह वी कर दो, फिर भी नहीं होगा ये तो। अब देखो रे, प्रस्तावना में आज तक एक संविधान संशोधन हुआ है, वो कौन सा हुआ है? 42वां। कौन सा हुआ है रे? 42वां। तो वो लिख दो, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पन निरपेक्ष एंड अखंडता। उस टाइम पे समाजवादी का दौर आ गया था रे, इसलिए कांग्रेस ने अपने आप को समाजवादी घोषित कर दिया था। नहीं, कांग्रेस हमेशा समाजवादी का विरोध करते आई है। प्रस्तावना में चार बातें मुख्य हैं रे। पहली कि संविधान के अधिकार के स्रोत क्या हैं। तो संविधान के अधिकार की स्रोत में प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान के अधिकार का टोटल स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, कि हम भारत के लोग, अपन ने वहां ये नहीं लिखा गया कि संविधान सभा ये कार्य करती है ना, हम भारत के लोग कर रहे हैं। तो अर्थात शक्ति सारी की सारी किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। ठीक है, इसके बाद में संविधान की जो प्रस्तावना है अपनी, उसके उद्देश्य क्या है? कि भारत में ऐसा न्याय स्थापित किया जाए जो सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, और क्या हो रे, राजनीतिक भी हो। ठीक है, और बंधुत्व की भावनाएं इनको क्या रखी जाए रे, बनाए रख ली जाए सदैव की सदैव। एक इसमें डेट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है आपकी? 26 नवंबर 1949, जिसके दिन ये संविधान क्या किया गया था, अपना अपनाया गया था। एक चीज ध्यान रखना रे, ये क्वेश्चन यदि एक तरीके से आ जाए ना, तो तुम लोग इसको अभी भी गलत करोगे। क्वेश्चन यदि ये आ जाए,
ये अभी तो आपको यहाँ अभी पढ़े हो तो इसलिए दिख रहा है, वहां पहले ही तुम लोग अनुच्छेद करके आ जाओगे। तो ध्यान रखना, संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है, इनसे तो बाद में प्राप्त करेगा, पहले यहाँ से शक्ति मिलेगी इसको। इसके बाद नंबरिंग पे दी पावर के आप ऑर्डर पे आ जाओगे, तब पहली ऑर्डर कौन देगा? रे भारत की जनता। उसके बाद में कौन देते हैं? आर्टिकल। इन दोनों में कोई पावर नहीं है, ना तो प्रियम्बल में कोई पावर है और ना शेड्यूल में कोई पावर है, ये दोनों न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है। अनुसूचियां तो कहां से निकल के आई हैं? आर्टिकल से निकल के आई हैं। और प्रस्तावना एक सिर्फ उद्देश्य है कि हम ये स्थापित करेंगे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ये लाइनें और लिख दो आप आगे वाली 3, इसके बाद में बाकी बात करेंगे कल। प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है कि प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक कैसा है रे? संप्रभु, समाजवादी, अरे ये धर्मनिरपेक्ष कहां से आ गया? पंथ निरपेक्ष लिखो इसको। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। और संविधान के उद्देश्य क्या है कि प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान के क्या है रे? उद्देश्य है कि न्याय देंगे, कैसा कैसा? सामाजिक, राजनीतिक एंड आर्थिक। स्वतंत्रता कैसी कैसी है भाई? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, धर्म की है, विश्वास की और उपासना की है। और उसके बाद समता कौन कौन सी है रे? कि प्रतिष्ठा एंड अवसर की क्या मिलेंगी आपको? समानताएं मिलेंगी। और एक दूसरे के में से कैसी भावना होनी चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना बनी रहे। ये अपने संविधान के क्या है रे? उद्देश्य हैं, जिनमें दो भावनाएं तो काम करती नहीं है आज के दिन, एक तो बंधुता की, एक न्याय की। वर्तमान भारत में दो भावनाएं काम नहीं करती हैं, दो उद्देश्य पूरे नहीं किए जा रहे, ना तो न्याय किया जा रहा है ना बंधुता की जा रही है। और संविधान लागू करने की तिथि कौन सी है आपकी? 26 नवंबर 1949। अब जो शब्द आ गए, जो शब्द बचे हैं अपने पास, कौन कौन से भाई? संप्रभु का अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष कौन है? लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? गणतंत्र क्या है? ठीक है, इनके अलग से क्या करेंगे अपन? कल से पढ़ना शुरू करेंगे इनको। हाँ, कल सुबह 8 बजे। यस, कल सुबह 8 बजे। जी, हो जानी चाहिए, नहीं अगले संडे को तो हो ही जाएगी। हाँ, ऑनलाइन नहीं, यो जो यहाँ आएगा वो कचौरी खाएगा, अब देख लेना। अब वो नहीं है कचौरी आप खिलाओगे या मैं खिलाऊंगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे अपन। हैं? केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री